हेलो फ्रेंड्स, मैं शाकिर फिर से मीडिया हिस्ट्री की इस क्लास और आज हम डिस्कस करेंगे कि जिस समय हमारा सल्तनत काल फल फूल रहा था, जिस समय वो अपनी ऊंचाइयों पर था, जिस समय तुगलक जैसे सुल्तान जो है इस देश पर राज कर रहे थे, दिल्ली पर राज कर रहे थे, उस समय मालवा यानी जो मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच का हिस्सा है, वहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात और ये जो सटा हुआ इलाका है नीचे जो महाराष्ट्र से भी लगता है थोड़ा सा, तो मध्य प्रदेश गुजरात के बीच का जो इलाका है मालवा, उसके अलावा गुजरात और उसके अलावा उड़ीसा में क्या हालचाल चल रहे थे, कौन वहाँ पर राज कर रहा था, इसके बारे में हम देखेंगे कि सल्तनत काल के समय इन राज्यों की क्या स्थिति थी। जो सल्तनत काल है या फिर कोई भी काल है, चाहे मुग़ल काल हो, सल्तनत काल हो, वो किस नाम से जाना जाता है? वो इस नाम से जाना जाता है कि दिल्ली पे कौन राज कर रहा था। दिल्ली पे जो वंश राज कर रहा होता था उसी का काल होता था। जैसे अगर सल्तनत काल की बात करें तो यहाँ पे इस समय सल्तनत वंश के सुल्तान शासन कर रहे थे। और अगर हम बात करें मुग़ल काल की, तो जिस समय अकबर आया, जिस समय हुमायूं आया, जिस समय बाबर आया, तो फिर मुग़ल काल आ गया। तो जो दिल्ली पे राज करता था उसी के नाम से उस काल का नाम होता था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उस काल में दिल्ली में तो ये सब थे, लेकिन उसके अलावा सल्तनत काल में दिल्ली में तो मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज़ शाह तुगलक जैसे लोग थे, लेकिन उसके अलावा जो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, मालवा का इलाका है, वहाँ पे कौन लोग राज कर रहे थे। ठीक है, तो उस समय की स्थितियाँ और कौन राज कर रहा था, क्या क्या काम किए, उन्हीं को मिला जुला करके आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये आप जानते ही होंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि इस मंदिर के बारे में जानने लायक चीज़ ये है कि इसको बनवाया था गंग वंश के शासक ने। उड़ीसा में जो गंग वंश का शासक था उसने बनवाया था। उसका नाम क्या था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम। नरसिंह देव वर्मन प्रथम इसने बनवाया था। और कहा जाता था कि ये काफ़ी जो है सख्त शासक था और इसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाने के लिए करीब 1200 लोगों को लगाया था और उनसे ये कहा था कि अगर 12 सालों में तुम ये मंदिर नहीं बना पाए तो मैं सबको मृत्युदंड दूंगा। ऐसी कहानी है, कोई साक्ष्य मेरे पास नहीं है, मैंने ये कहीं पढ़ा है, तो इसलिए आपको बता दिया कि हाँ इस तरह की चीज़ें भी सुनने में आई हैं। तो वो गंग वंश का शासक था जिसका नाम था नरसिंह देव प्रथम, उसी ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस और नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से। ये तीनों चीज़ें पूछी जा चुकी हैं कि ब्लैक पैगोडा क्या है, किस वंश के शासक ने बनवाया और उसका नाम क्या था। ये तीनों चीज़ें एग्जाम में आ चुकी हैं कई बार। ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, हर जगह आ चुकी हैं। ठीक है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए, छोटा सा फैक्ट है। ये उसी समय की बात है जब सल्तनत काल का समय चल रहा था। गंग वंश उससे पहले था। ठीक है, जब सल्तनत काल आया तो उस समय वहाँ पे गजपति वंश का शासन था। अगर यहाँ पे ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ रही है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा है गजपति, ये लिखा है गजपति, तो इसका शासन था, गजपति वंश का शासन था। ठीक है, तो गजपति वंश के शासन के समय में जो है उन्होंने क्या किया था, गजपति वंश के शासक करते क्या थे कि इन्होंने देखा कि जो बंगाल का इलाका है, आपने पिछले वाले एपिसोड में, पिछले वाले जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि बंगाल से फिरोज़ शाह तुगलक बार बार आकर, दिल्ली से फिरोज़ शाह तुगलक बार बार आके बंगाल पे अटैक करता था और बंगाल को अपने, कभी उसके हाथ में रहता था, कभी उसके हाथ से निकल जाता था, लेकिन राजधानी दिल्ली का प्रभाव अभी भी बंगाल पे रहता था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और इसी वजह से बंगाल को जीत पाना, जो नीचे के इलाके हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, इनके लिए आसान नहीं होता था। इसीलिए जो गजपति वंश का शासन था वो उड़ीसा में जो था, वो लोग बंगाल को जीत नहीं पाते थे। बंगाल उनके लिए जीतना मुश्किल होता था, लेकिन अपने साम्राज्य का विस्तार तो करना है, दे हैव टू एक्सपेंड देयर किंगडम, अपने किंगडम को बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया, यानी वो साउथ इंडिया की तरफ गए, नीचे गए, जहाँ पे आज आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उड़ीसा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एरिया है आज, उसके बाद उसके नीचे फिर तमिलनाडु शुरू हो जाता है। तो ये दक्षिण अभियान क्यों इन्होंने किया, गजपति वंश के शासकों ने दक्षिण अभियान पे क्यों रुचि ली? उसमें रुचि इन्होंने इसीलिए ली क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो बंगाल था, बंगाल पे एक तरह का प्रभुत्व होने के कारण गजपति वंश के लिए ये आसान नहीं था कि वो बंगाल पे अधिकार कर सकें। इसी वजह से उन्होंने अपने राज्य को विस्तार करने के लिए बंगाल को छोड़ करके नीचे यानी कि दक्षिण में आने का फैसला किया। अगर आप देखोगे, मैप जरूर देखना, आप मैप जरूर देखा करो, बिना मैप देखे समझ में नहीं आएगा। अगर आप उड़ीसा देखोगे तो उड़ीसा के ऊपर बंगाल है, बंगाल फिर उड़ीसा के नीचे आपको जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, ये दो मिल जाएंगे। ठीक है, तो गजपति वंश के शासकों ने दक्षिण विस्तार क्यों किया, ये कई बार पूछा जाता है कि हाँ क्या वजह थी कि वो दक्षिण में विस्तार कर रहे थे। ठीक है,
उसके अलावा बंगाल और उड़ीसा की सीमा कौन सी नदी बनाती थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल और उड़ीसा की सीमा जो नदी बनाती थी उसका नाम था सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी जो है वो बंगाल और उड़ीसा की सीमा बनाती थी उस समय जब सल्तनत काल में गजपति वंश का शासन उड़ीसा पे था। जिस समय गजपति वंश का शासन उड़ीसा पे था उस समय बंगाल और उड़ीसा की जो विभाजक रेखा थी वो क्या थी, वो ये सरस्वती नदी थी। द डिवाइडिंग लाइन वॉज रिवर सरस्वती। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि जो गंग वंश था, जो अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे, गजपति वंश की तो बात कर ली, गंग वंश के समय में गजपति से पहले वही थे, गंग वंश गजपति वंश आसपास ही थे। तो गंग वंश के समय हुआ था कि उन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था वो तो अपना साम्राज्य विस्तार करता जा रहा था। उसने बंगाल तक तो आया, वो बंगाल में एक बार उसने कब्ज़ा भी कर लिया, कई बार बंगाल हाथ से निकल भी जाता था, लेकिन जब बंगाल उसके हाथों में आ गया तो उसके बाद उसने क्या किया, उड़ीसा की तरफ अपने कदम बढ़ाए। और उड़ीसा में आने के बाद उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, कई मंदिरों को तोड़ा, और जो मंदिर था कोणार्क का सूर्य मंदिर उस पर भी उसने नज़र डाली, और वहाँ पे कई चीज़ों को जो है कई मंदिरों को उसने वहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर के अलावा बहुत से कई मंदिरों को उसने अपवित्र किया। ठीक है, तो गंग वंश के समय में फिरोज शाह तुगलक का हमला हुआ था, और जब गंग वंश का शासन था तो किन दो ने हमला किया था, एक तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था जो कि खुद दिल्ली का सुल्तान था सल्तनत वंश का, उसके अलावा इस्लाम शाह, इसके बारे में भी अपने पिछले वीडियो में देखा होगा। इस्लाम शाह जो है बंगाल का शासक था, इसका एक बेटा भी था। ठीक है, गयासुद्दीन आज़म शाह जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसने कि चीन के साथ व्यापार करने में विशेष इंटरेस्ट दिखाया था, तो गयासुद्दीन आज़म शाह इसी इस्लाम शाह का ख़ानदानी था, इसी के बाद आया था वो। ठीक है, तो इस्लाम शाह और वो जो शाह ख़ानदान था उन लोगों ने गंग वंश पे हमला किया था और गंग वंश को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। फिरोज़ तुगलक तो सुल्तान ही था, इसने काफ़ी अंदर तक उड़ीसा पे कब्जा कर लिया था, और उसके अलावा आपका जो दूसरा इस्लाम शाह था उसने भी काफ़ी हद तक उड़ीसा को नुकसान पहुंचाया था। यानी दिल्ली और बंगाल इन दोनों का हमला उड़ीसा पे हुआ था, कब, जब उड़ीसा में गंग वंश का शासन था। ठीक है, इसके साथ ही गजपति वंश आसपास ही थे दोनों, पहले गंग वंश था फिर गजपति वंश था। ठीक है, या फिर इसका सीक्वेंस देख लीजिएगा, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है कि गंग पहले था या गजपति पहले था, आप एक बार देख लीजिएगा गजपति पहले थे या गंग पहले थे। तो वो ये दोनों शासन लेकिन बहुत आसपास थे, इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही शासन आसपास ही रहे हैं, और इन दोनों पे बारी बारी से इस्लाम शाह ने, जो कि बंगाल का शासक था, और उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों ने ही हमला किया था और इनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इनकी बड़ी बुरी हालत कर दी थी, उड़ीसा को तहस नहस कर दिया था इन लोगों ने, बहुत से मंदिरों को तोड़ा, बहुत कुछ नुकसान कर दिया था। ठीक है, तो ये तो रही उड़ीसा की बात कि उड़ीसा में क्या चल रहा था उस समय। अब हम देखते हैं कि गुजरात में क्या चल रहा था। गुजरात में एक सूबेदार था जिसका नाम था जफ़र खान। पहले ये कि हिंदू क्षत्रिय था। ठीक है, पहले ये जफ़र खान एक हिंदू क्षत्रिय था, इज़ अ वॉरियर। ठीक है, हिंदू क्षत्रिय, लेकिन उसने क्या किया था, बाद में इस्लाम अपना लिया था, और इस्लाम अपनाने के बाद वह मुजफ्फर शाह के नाम से सूबेदारी करता था, गुजरात का सूबेदार बन गया था। इसकी एक बहन थी, जब जो फिरोज शाह तुगलक था, जब वो गुजरात अभियान की तरफ आया तो इस गुजराती सूबेदार जफ़र खान ने उसकी अधीनता स्वीकार की और अपनी जो बहन थी उसकी शादी फिरोज शाह तुगलक से कराई। तो ये पूछा जा सकता है कि किस गुजराती सूबेदार ने अपनी बहन की शादी फिरोज शाह तुगलक से कराई थी, तो आंसर होगा जफ़र खान या फिर मुजफ्फर शाह, दोनों में से कुछ भी आ सकता है कि किस गुजराती सूबेदार ने अपनी बहन की शादी फिरोज शाह तुगलक से कराई थी। नाम है जफ़र खान या मुजफ्फर शाह, दोनों में से कोई भी नाम आए आपको वही लेना है, क्योंकि मुजफ्फर शाह जफ़र खान का ही दूसरा नाम है। बाद में मुजफ्फर शाह के नाम से जफ़र खान शासन करता था, सूबेदारी करता था। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा। और ये गुजराती सूबेदार जो ये जफ़र शाह है, ये जो है इसके एक लड़का था, इसका एक पोता था, उसका नाम था अहमद शाह। ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम था, जफ़र खान जो है या मुजफ्फर शाह, ये कन्वर्टेड मुस्लिम था। अब उसके बाद जब वो मुस्लिम बन गया तो सारा कुछ जो है आगे ख़ानदान में मुस्लिम के हिसाब से ही चलेगा, मुस्लिम परंपराएं ही चलेंगी। तो उसका जो एक पोता था अहमद शाह, उसकी जो विचारधारा थी वो मुस्लिम शासकों वाली ही हो गई, क्योंकि अब वो मुस्लिम ही हो चुके थे। तो अहमद शाह, इसके बारे में आप याद रखिएगा, मुजफ्फर शाह या फिर जफ़र खान का पोता था अहमद शाह। और इसने क्या किया था, इसने दो बड़े काम किए थे, ये दोनों पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। एक तो काम इसने ये किया था कि जिस समय मुजफ्फर शाह यानी जफ़र खान, जिसके बारे में अभी हमने बात की, जब वो सूबेदार था उस समय गुजरात की राजधानी कहाँ पे थी, पाटन में थी। गुजरात की राजधानी पाटन भी रह चुका था सल्तनत काल में। उस राजधानी को पाटन से अहमदाबाद लेकर कौन आया, ये अहमद शाह का बेटा, ये मुजफ्फर शाह का बेटा अहमद शाह, पोता, मुजफ्फर शाह का जो पोता अहमद शाह था, वही गुजरात की राजधानी को पाटन से अहमदाबाद लेकर के आया।
ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बड़ी चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि यही महोदय थे अहमद शाह जिन्होंने सबसे पहली बार गुजरात में हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया। जजिया कर एक धार्मिक कर होता है। अगर आप किसी दूसरे धर्म के हैं तो आपकी रक्षा हम करें, आप एक तरीके से मतलब ये सोच होती है कि आप किसी दूसरे धर्म के हैं तो आपकी सुरक्षा का दायित्व तो हम ले रहे हैं, या आपको ज़िंदा रहने दे रहे हैं, या आपके ऊपर आपको कुछ विशेष अधिकार दे रहे हैं, या अपने बराबर अधिकार अगर चाहते हैं आप हमसे, तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। उसी को जजिया कहा जाता था। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। गुजरात में पहली बार जजिया और पहली बार पाटन और राजधानी को पाटन से अहमदाबाद लाना, ये दो काम इसने किए थे। तीसरा काम इसने ये किया था, एक सिद्धपुर तीर्थ है गुजरात में, इसने उस तीर्थ पर भी हमला किया था। ठीक है, सिद्धपुर तीर्थ पर भी अहमद शाह ने हमला किया था, जो कि मुजफ्फर शाह का पोता था। तो मुजफ्फर शाह के कारनामों की वजह से आप इसका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मुजफ्फर शाह किसने सबसे पहली बार गुजरात में जजिया कर लगाया हिंदुओं पर, तो मुजफ्फर शाह। किसने गुजरात की राजधानी को पाटन से अहमदाबाद स्थानांतरित किया सल्तनत काल के समय में, तो मुजफ्फर शाह। उसके अलावा सिद्धपुर तीर्थ पर हमला करने वाला गुजरात का सूबेदार, किस सूबेदार का बेटा पोता, क्या नाम था उसका, उस पोते का, मुजफ्फर खान के पोते का, जिसने कि सिद्धपुर तीर्थ पर हमला किया था, तो वो है मुजफ्फर शाह। ठीक है, अब आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है, होशंग शाह जो है, मालवा की बात भी कर लेते हैं। मालवा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच का एरिया है। मध्य प्रदेश के नीचे गुजरात से सटा हुआ एरिया जो मिल करके बनता है वो मालवा है। और मालवा में उस समय शासक था होशंग शाह। जब ये गुजरात का सूबेदार था जो जफ़र खान, मुजफ्फर शाह जो था, अहमद शाह इसका जो बेटा था, पोता जो था, मुजफ्फर शाह का जो पोता था अहमद शाह, जब ये ज़्यादा उड़ रहा था तो इसको होशंग शाह ने क्या किया, इसको गिरफ्तार करके अपने यहाँ कैद कर लिया था। लेकिन बाद में कुछ संधि हो गई और संधि होने के बाद उसको वापस कर दिया, उसका राज्य भी वापस कर दिया, उसको जाने दिया। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मालवा के किस शासक ने अहमद शाह को कैद कर लिया था, तो होशंग शाह ने कैद कर लिया था। ये मालवा का शासक था। इसके बारे में कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं होशंग शाह के बारे में, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वही हम देख लेते हैं। होशंग शाह मालवा का राजा था, वहाँ पे राज कर रहा था। कुछ समय बाद किसी और ने उसको कब्ज़ा कर लिया होगा। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री उसकी ऐसी बढ़िया सी नहीं रही है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बस फैक्ट की दृष्टि से जो अहमद शाह था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, इस वजह से इसकी होशंग शाह की बात करनी पड़ी। क्योंकि अहमद शाह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने इतने काम किए कि पाटन से अहमदाबाद ले गया, उसके अलावा जजिया कर लगाया, उस महत्वपूर्ण आदमी को गिरफ्तार करने वाला जो था वो होशंग शाह था और वो मालवा का राजा था, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है, तो ये था आज का सारा मिडिएवल हिस्ट्री का जितने भी टॉपिक आज मुझे कवर करने थे वो इतने ही थे। कल हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। इसी तरीके से सल्तनत काल अभी एक दो वीडियोस में और चलेगा। उसके अलावा भक्ति काल की बात होगी, उसमें जो नए नए भक्ति संत आए थे, भक्ति काल के जो संत आए थे उनकी बात होगी। और उसके बाद सल्तनत काल ख़त्म होने के बाद हम जल्दी से बाबर की ओर बढ़ेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, और धीरे से हम मुग़ल काल में घुस जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को अगर अच्छी लगती हैं आपको, और मुझे फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।